नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी के काफ़ी टॉपिक्स को कवर कर लिया है। आज का जो आपका लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 13, जिसमें हम बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज की, यानी जल संसाधन क्या है, और साथ ही जानेंगे इनके टाइप्स की कि टाइप्स ऑफ वाटर सोर्सेज यानी जल संसाधनों के प्रकार। इनके अलावा हम इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ इंडिया यानी भारत की सिंचाई क्षमता और इरिगेशन स्कीम्स यानी कि सिंचाई योजनाएं, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो लास्ट तक बने रहिएगा लेक्चर में। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ आ चुके हैं हम अपनी पीडीएफ पर। अब हम सबसे पहले बात करेंगे वाटर रिसोर्सेज की कि वाटर रिसोर्सेज क्या है। तो देखिए, सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जहाँ से हमें पानी मिलता है वो वाटर रिसोर्सेज कहलाते हैं। लेकिन अगर डेफिनेशन आपको आ जाए लिखने को तो आप ये नहीं लिख सकते। तो डेफिनेशन क्या बनती है इसकी? डेफिनेशन है वाटर रिसोर्सेज आर सोर्सेज ऑफ वाटर अवेलेबल फॉर एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज़। यानी कि हम कह सकते हैं कि जल संसाधन वे स्रोत हैं जिनसे खेती या फिर घरेलू कार्य और औद्योगिक कार्य के लिए जल प्राप्त होता है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब बात करते हैं टाइप ऑफ वाटर रिसोर्सेज। तो देखिए, वाटर रिसोर्सेज के दो मेन टाइप होते हैं। पहला सरफेस वाटर, सेकंड ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर वो वाटर है जो कि आपको भूमि की सतह पर देखने को मिलता है। ग्राउंड वाटर वो वाटर है जो कि आपको सरफेस के नीचे देखने को मिलता है। अब इनको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए, सरफेस वाटर, वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड सरफेस वाटर। यानी कि पृथ्वी की सतह पर उपलब्ध जल को सतही जल कहते हैं। सोर्सेज क्या क्या हो सकते हैं इसके? रिवर, ये भी एक वाटर सरफेस वाटर का सोर्स है। लेक्स यानी झीलें, पौंड यानी कि तालाब, और रिजर्वेयर जैसे जलाशय हो गए, ये सब क्या है? एक सरफेस वाटर का एग्जाम्पल है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा सरफेस वाटर है, तो इनमें से आपको यही आपके सभी क्या है, यही आपके सरफेस वाटर के सोर्सेज हैं। ठीक है, इनके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज देख लेते हैं। सबसे पहला है लार्ज क्वांटिटी अवेलेबल, यानी कि ये क्या है, ये ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध रहते हैं। ठीक है। सेकंड है सूटेबल फॉर कैनल इरिगेशन, यानी कि इनसे क्या है, मान लीजिए जो नहरें हैं, जैसे नहरें हैं तो उनमें से क्या है, छोटी छोटी कैनल यानी नदियाँ बनाई जाती हैं, सॉरी नहरें बनाई जाती हैं। और उनसे फिर क्या है, उनसे भी फिर एक छोटे छोटे चैनल्स, इरिगेशन चैनल निकाले जाते हैं, जिनसे क्या है, फील्ड में इरिगेशन की जाती है। ठीक है, तो ये कैनल इरिगेशन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है इन सभी के? तो डिपेंड्स ऑन रेनफॉल, यानी कि जो इनका पानी होता है, मान लीजिए जो भी नदियां हैं और जो भी पॉन्ड्स हैं, इनका जो डिपेंड ही किस पे रहते हैं, ये रेनफॉल पर डिपेंड होते हैं। मोर इवेपोरेशन लॉस, इनमें क्या है, जो पानी होता है वो उन पर सूर्य की जो किरणें पड़ती है उनसे क्या है, इवेपोरेशन होता है, और भाप इवेपोरेट होकर ये पानी दोबारा वापस बादल बन जाता है। तो इसमें क्या है, इवेपोरेशन लॉस ज़्यादा होता है। अगला जो आपका अगला जो आपका वाटर सोर्स है वो क्या है, वो है ग्राउंड वाटर यानी भूजल। वाटर स्टोर्ड बिलो द अर्थ सरफेस इन सोइल एंड रॉक इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। भूमि के अंदर मिट्टी और चट्टानों में संग्रहित जल को भूजल कहते हैं। ये क्या है, ये नीचे से आपका नीचे जो जमा होता है पानी उसे होता है। और इसको हम किस प्रकार निकालते हैं? इसको बाहर निकालते हैं हम वेल्स यानी कुओं के जरिए, ट्यूबवेल यानी नलकूपों के जरिए, और आपका बोरवेल्स यानी कि जो आपके ट्यूबवेल्स ही होते हैं बेसिकली, उनसे हम इसको क्या है, बाहर निकालते हैं। एडवांटेज क्या है इसकी? तो एडवांटेज देखेंगे। एडवांटेज है अवेलेबल थ्रू आउट ईयर, यानी कि पूरे वर्ष क्या है, ये अवेलेबल आपको रहता है। लेस कंटेमिनेशन, यानी कि जो इसका हम कह सकते हैं कि इसका जो लॉस है वो कम होता है।
उपलब्धता इसकी बनी रहती है। डिसएडवांटेज क्या है इसका? ओवर एक्सट्रैक्शन केसेस वाटर टेबल डिक्लाइन, यानी कि ज़्यादा निकासी, जैसे हम जनसंख्या बढ़ रही है और हमें पानी की नीड ज़्यादा होती जा रही है, तो उस हिसाब से क्या है, हम इसका जो ओवर एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, यानी कि इसे ज़्यादा मात्रा में बाहर निकाल रहे हैं, जिससे क्या है, जो रेन पड़ती है वो इसको फुलफ़िल नहीं कर पाती। ठीक है, तो यही था। उससे क्या है, पानी का जल स्तर कम होता जा रहा है। अगला देख लेते हैं, आगे हम इसका थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा ये आपके लिए। तो ये है सरफेस वाटर और ये है ग्राउंड वाटर। अब इनको देख लेते हैं एक बार। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं पीडीएफ को, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला है आपका सरफेस वाटर, फाउंड ऑन सरफेस, यानी कि सरफेस पर मिलता है। फाउंड इन द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन के अंदर ये आपको मिलता है। जो सरफेस वाटर है वो रेनफॉल पर डिपेंड होता है। ग्राउंड वाटर क्या है, ये आपका स्टोरेड वाटर होता है, लेकिन बेसिकली ये भी इनडायरेक्ट क्या है, रेनफॉल पर ये भी आपका डिपेंड होता है। ठीक है, कैनाल इरिगेशन, इस सरफेस वाटर से क्या है, कैनाल इरिगेशन की जाती है, यानी कि जो भी आपके पॉन्ड्स हो गए, रिवर्स हो गए, उनसे क्या कैनाल निकाली जाती है, नहरें निकाली जाती हैं, और उनको खेत के पास एक सब कैनाल में ले जाकर इरिगेशन चैनल से जोड़ दिया जाता है। और ग्राउंड वाटर का जो सोर्स है वो है ट्यूबवेल्स और आपके वेल्स हो गए, ट्यूबवेल्स हो गए, इनसे क्या है, ग्राउंड वाटर को बाहर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अगला जो आपका इसका कंपैरिजन है वो है, इसमें होता है हाई इवेपोरेशन लॉस, यानी कि इसमें क्या है, जो धूप होती है, सूर्य की किरणें होती है, डायरेक्ट पानी पर पड़ती है, पानी गर्म होता है और फिर वो इवेपोरेट होकर उसका इवेपोरेशन लॉस हो जाता है। इसमें लो इवेपोरेशन लॉस होता है, या कह सकते हैं नो इवेपोरेशन लॉस, क्योंकि ये क्या है, ग्राउंड के अंदर रहता है, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो वहाँ तक, सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच पाती। तो ये था कुछ आपका एक इसमें डिफरेंट। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इरिगेशन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसको इरिगेशन को भी समझ लेते हैं, लेकिन ये आपका आगे आएगा भी, जिसे हम डिटेल में समझेंगे इरिगेशन मेथड्स और इरिगेशन को। यहाँ पर भी थोड़ा देख लेते हैं। तो इरिगेशन क्या होती है? इरिगेशन आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रिक्वायर्ड टाइम एंड क्वांटिटी इज कॉल्ड इरिगेशन, यानी कि फसल की आवश्यकता अनुसार कृत्रिम रूप से जल देना क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। इम्पोर्टेंस क्या है? इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन को बढ़ाती है क्या? इरिगेशन। प्रोटेक्ट क्रॉप फ्रॉम ड्रॉट, यानी कि सूखे से फसल की सुरक्षा करती है। मल्टीपल क्रॉपिंग पॉसिबल, यानी कि एक से अधिक फसल लेना संभव हो जाता है। बेटर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, यानी कि पोषक तत्वों का बेहतर उपयोग हम कर पाते हैं। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंस ऑफ इरिगेशन। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं इरिगेशन पोटेंशियल इन इंडिया। तो ये आपका एक मेन टॉपिक हो जाता है, इसको अच्छे से समझिएगा। इरिगेशन पोटेंशियल यानी कि सिंचाई क्षमता, ये क्या है इसको पहले समझ लेते हैं। इरिगेशन पोटेंशियल मीन्स द मैक्सिमम एरिया डेट कैन बी इरिगेटेड विद अवेलेबल वाटर सोर्सेज, यानी कि उपलब्ध जल संसाधन द्वारा जितने क्षेत्र में सिंचाई की जा सकती है उसे सिंचाई क्षमता कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर रीजन में, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर रीजन है या आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसमें क्या है, उस क्षेत्र में जितना भी पानी है और उससे सिंचाई की जा सकती है, तो उस पानी को हम क्या कहेंगे, उसको उस मान लीजिए आपके पास 5 लीटर, मान के चलिए 5 लीटर पानी है और इससे आप 5 लीटर की इरिगेशन कर सकते हैं, तो ये क्या है, ये आपका इरिगेशन पोटेंशियल कहलाएगा। तो इसकी बात हम इंडिया में करेंगे अब। तो देखिए, अगर हम इसकी बात इंडिया में करें तो इंडिया अल्टीमेट इरिगेशन पोटेंशियल इज एस्टिमेट एट 139.5 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि भारत की कुल अनुमानित सिंचाई क्षमता कितनी है, वो है 139.5 मिलियन हेक्टेयर। जिसे हम क्लासीफाई करें अगर ग्राउंड वाटर से, तो 3 मेजर उसमें आपने इसको क्लासीफाई कर दिया। तो पहला है ग्राउंड वाटर, जो कि आता है 66 मिलियन हेक्टेयर, यानी कि जो आपका ग्राउंड वाटर है वो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है किसमें, इरिगेशन में। कहाँ पर? इंडिया में। ठीक है।
फिर है आपका मेजर एंड मीडियम सरफेस स्कीम्स, जैसे कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स आती है उनके जरिए, जैसे बोरवेल की कोई स्कीम्स आ गई, कुओं की, नलकूपों की, इन सब की अगर कोई स्कीम्स आती है तो वो उसके ज़रिए हम कितनी इरिगेशन करते हैं, उसके ज़रिए हम करते हैं 58.5 मिलियन हेक्टेयर। इसके अलावा कुछ छोटी स्कीमें होती है, उनके ज़रिए हम 15 मिलियन हेक्टेयर आपकी जो है इरिगेशन करते हैं। तो इसमें जो मेन आपका जो बन जाता है वो बन जाता है आपका क्वेश्चन कि ग्राउंड वाटर से हम कितनी वाटर जो ग्राउंड वाटर से हम कितना इरिगेशन करते हैं, तो वो ये है। और अगर भारत की कुल अनुमानित सिंचाई की क्षमता की बात करें तो वो क्या है, वो है 139.5 मिलियन हेक्टेयर। चलिए अब कुछ बात कर लेते हैं हम गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू मैक्सिमाइज पोटेंशियल, यानी कि क्षमता को अधिकतम करने के लिए सरकार की कुछ चलाई जाने वाली योजना, उनकी पहल। तो सबसे पहले बात करते हैं आपकी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, यानी कि PMKSY। ये आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले आता है आपका इसकी लॉन्च डेट कि ये लॉन्च कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है वन लाइनर में। तो इसकी डेट है 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ए मेजर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क फोकस इनकॉपरेटिंग द पर ड्रॉप मोर क्रॉप इनिशिएटिव, यानी कि इसको क्या है, इसका जो फ्रेमवर्क था वो किस सिद्धांत पर था कि पर ड्रॉप मोर क्रॉप। इसका फोकस था ऑन एक्सपेंडिंग कल्टिवेबल लैंड अंडर एश्योर्ड इरिगेशन एंड इम्प्रूविंग ऑन फार्म वाटर यूज एफिशिएंसी, यानी कि खेती लायक ज़मीन को पक्का सिंचाई के तहत बढ़ाने और खेत में पानी के इस्तेमाल की एफिशिएंसी, यानी कि वाटर यूज़ एफिशिएंसी, जिसे हम WUE के साथ डिनोट करते हैं, को बेहतर बनाने पर था। यानी कि इसका जो मेजर आपका कह सकते हैं जो इसका फोकस था वो किस पर था, वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ाने पर था। ये आपको याद रखना है। अगला जो प्रोग्राम था एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, यानी कि AIBP, फोकस ऑन कंप्लीटिंग डिलेड हाई प्रायोरिटी मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, यानी कि इसका फोकस देरी से चल रहे हाई प्रायोरिटी वाले बड़े और मीडियम सिंचाई प्रोजेक्ट को पूरा करने पर था। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटर बेसिन वाटर ट्रांसफ़र। द नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान प्रपोज इंटरलिंकिंग रिवर्स टू पोटेंशली एड अनदर 35 यानी 35 मिलियन हेक्टेयर टू द अल्टीमेट इरिगेशन कैपेसिटी, यानी कि नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में नदियों को आपस में जोड़ने की प्रस्ताव है ताकि आखिरी सिंचाई कैपेसिटी में 35 मिलियन हेक्टेयर और जोड़ा जा सके, यानी कि अपनी जो इरिगेशन पोटेंशियल है उसको बढ़ाया जा सके इंडिया का। अब बात करते हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन पोटेंशियल इन इंडिया, यानी कि भारत में सिंचाई क्षमता के स्रोत क्या क्या हैं। तो सबसे पहला हो जाता है आपका मेजर एंड मीडियम इरिगेशन प्रोजेक्ट, जिसमें कि आपकी डैम्स आती है और कैनाल यानी नहरें आती हैं। अगला हो जाता है आपका माइनर इरिगेशन, जिसमें कि वेल्स, ट्यूबवेल्स और फार्म पोर्ड, यानी कि जो आपके फील्ड जो पॉन्ड्स होते हैं, तालाब होते हैं, उनकी जो वो होते हैं वो आ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। मेजर इरिगेशन सोर्सेज इन इंडिया कौन कौन से हैं, वेल यानी कुएँ, ट्यूबवेल्स। मेजर इंपॉर्टेंट सोर्स इन इंडिया तो कैनाल यानी कि नहरें। फैक्टर इफेक्टिंग इरिगेशन पोटेंशियल, यानी कि इरिगेशन पोटेंशियल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि रेनफॉल कहाँ पर, जहाँ पर ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो ग्राउंड वाटर है वो, या फिर जो आपका सरफेस वाटर है वो क्या है, उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। तो ये इसका इससे ही रिलेशन है वाटर अवेलेबिलिटी। अगर रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, वहाँ पर ठीक ठाक बारिश पड़ जाती है, तो वाटर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा रहेगी। सोल टाइप, यानी कि मिट्टी कैसी है उस पर भी निर्भर करता है। रिवर सिस्टम, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, और इसके साथ आप एक और लिख सकते हैं टेम्परेचर। ठीक है, तो ये सभी क्या है, ये फैक्टर हैं इरिगेशन पोटेंशियल को इफ़ेक्ट करने वाले। चलिए आगे चलते हैं।
मॉडर्न इरिगेशन मेथड, इनको हम वैसे तो देख लेते हैं एक बार। ड्रिप इरिगेशन यानी कि बूंद या फिर टपक सिंचाई जिसको हम कहते हैं, ये आपका मॉडर्न इरिगेशन मेथड है। वाटर डायरेक्टली सप्लाइड नियर टू रूट जोन बाय, इसी के जरिए हम क्या करते हैं, वाटर को डायरेक्टली सप्लाई करते हैं नियर रूट जोन। स्प्रिंकल इरिगेशन यानी कि वाटर अप्लाई करते हैं रेनफॉल यानी बारिश की तरह, यानी कि इसे को हम कह सकते हैं कि ये एक बौछार सिंचाई है। ठीक है, तो इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। आगे के लेक्चर में आएगा आपका इरिगेशन टॉपिक, उसको वहाँ पर अच्छे से टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये था आपका आज का लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, या अगर आपको कुछ दिक्कत आ रही है तो आप हमको बता सकते हैं कमेंट करके। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।